गुड इवनिंग। आज हम लोग एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के नए सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपके 2025 के एग्ज़ाम हैं उसमें जो चेंज आए हैं उस पर हम बात करेंगे। और उससे पहले हम जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम प्लान है कि इसमें किस तरीके से पेपर होंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम प्लान डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होगा इसमें आपके दो प्रश्न पत्र रहेंगे। प्रश्न पत्र वन यानी पेपर वन। पेपर वन जो होगा वो जर्नल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन का रहेगा, जिसके अंतर्गत 5 यूनिट्स रहेंगी। और इन 5 यूनिट्स से आपके 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। और ये 50 क्वेश्चंस आपके 200 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक प्रश्न के लिए हमें 4 मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। इसके बाद इसका पार्ट बी या सेकंड पेपर जो रहेगा वो संबंधित विषय का होगा। मान लीजिए आपका हिस्ट्री है या पॉलिटी है या ज्योग्राफी है, तो इसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे और ये आपके 600 मार्क्स के रहेंगे। तो 150 क्वेश्चंस होंगे और 600 मार्क्स का ये आपका रहेगा। टोटल बात करते हैं हम एग्ज़ाम की, तो आपका ये जो एग्ज़ाम है इसमें टोटल क्वेश्चंस 200 होंगे जो कि 800 मार्क्स के होंगे। और जो इंटरव्यू है इसके बाद साक्षात्कार आपका 100 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरीके से कुल अंक आपके 900 होंगे, जिससे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब हम आते हैं पेपर वन का जो नया सिलेबस एमपीपीएससी ने दिया है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में जो 2025 में होने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए यही सिलेबस होगा पेपर वन का जर्नल स्टडीज़ का। इसके अंतर्गत 5 यूनिट्स शामिल की जाएंगी। और पहली जो यूनिट है आपकी या पहली इकाई जो है मध्य प्रदेश का इतिहास है, तो हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। इसके अंतर्गत जो टॉपिक होंगे मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। इसके बाद मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, तो मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। इसके बाद मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। और फिर मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। और इसके बाद मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य। आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि इस सिलेबस में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, क्वेश्चंस जहाँ से कंसिस्टेंटली एमपीपीएससी पूछ रहा है। तो उनमें अगर आप ध्यान रखें तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो मध्य प्रदेश का आधुनिक भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन और जनजातीय इतिहास है, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न लगातार बन रहे हैं। स्पेशली अगर आप आधुनिक भारत के इतिहास को देखना चाहें तो 1842 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ था वहां से लेके 1956 तक का जो इतिहास होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास होगा। इस दौरान जो घटनाएं हुई हैं उनसे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊं कि 1842 में बुंदेला विद्रोह, 1857 में मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनसे क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली आयोग पूछ रहा है। फिर और अगर मैं बात करूं तो 1920 में कसाई खाना आंदोलन, 1920 का कसाई खाना आंदोलन बहुत बार पूछा गया है। एक और मैं कहूं छतरपुर में मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ से लगातार बन रहे हैं, तो आपका फोकस इन आंदोलनों से संबंधित जो घटनाएं हैं उन पर होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 मध्य प्रदेश का भूगोल, तो ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश है। इसके अंतर्गत राज्य की भौगोलिक स्थिति, विस्तार, प्रमुख नदियां, पर्वत को शामिल किया गया है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि राज्य की भौगोलिक स्थिति कैसी है, इसका विस्तार कहाँ है, तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम,
कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, कितने डिग्री में है, कितने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच है। मध्य प्रदेश की प्रमुख, अब विस्तार में आपको ध्यान रखना होगा कि मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं, मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से कितने जिलों की सीमाएं मिलती हैं, या महाराष्ट्र से कितने जिलों की सीमाएं मिलती हैं। इस तरह क्वेश्चन लगातार आए हैं, जैसे गुजरात से किन किन जिलों की सीमा लगती है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नदियों पर बहुत प्रश्न आते हैं, ऐसा कोई ईयर शायद ही हो जिस पे नदियों से प्रश्न नहीं आए हों। तो नदियों में सबसे ज्यादा जो फोकस आपको करना है कि किस नदी का उद्गम कहाँ होता है, किस में जाकर ये मिल जाती है। नर्मदा है तो उसकी सहायक नदियां कौन है, इस पर वाटरफॉल कौन कौन से हैं। तो इनसे क्वेश्चंस आपके लगातार पूछे जाते हैं। फिर पर्वत, तो माउंटेन से भी क्वेश्चन आपके आते हैं बहुत बार, सतपुड़ा, विंध्याचल, इनसे क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये चोटी है तो किस पर्वत श्रेणी में ये आती है, किस जगह ये आती है, इस तरह क्वेश्चंस आपसे आते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है जलवायु या क्लाइमेट, मौसम, मिट्टियां, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार और वनोपज। इनमें भी आप देखेंगे तो हर बार आपका मिट्टी से एक क्वेश्चन जरूर आता है। कौन सी मिट्टी कहाँ होती है, कौन सी फसल के लिए उत्पादन में सहयोग करती है। फिर इसी तरीके से फॉरेस्ट से, वर्षा से, इनसे भी क्वेश्चंस लगातार आते हैं। सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है, सबसे कम तापमान कहाँ होता है, तापांतर कहाँ ज़्यादा होता है। फिर कृषि, तो प्रमुख फसलें, तो मध्य प्रदेश की कौन कौन सी फसलें हैं, सिंचाई के स्रोत क्या हैं, सिंचाई परियोजनाएं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इरिगेशन प्रोजेक्ट से भी हर साल क्वेश्चन आता है, तो इस पे भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इरिगेशन प्रोजेक्ट छूटे ना, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। नेक्स्ट, ताप विद्युत परियोजनाएं, तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट की तरह ही थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, प्रमुख खनिज, खनिज से भी क्वेश्चन आते हैं। और खनिज में आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में खनिज के साथ आपको भारत में जो खनिज हैं और उनमें अगर मध्य प्रदेश की रैंकिंग किसी में तीसरी चौथी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, इवन पांचवी तक अगर रैंकिंग है किसी मिनरल या खनिज में, तो वो भी आपको याद रखना होगा, उससे भी मध्य प्रदेश को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कई बार पूछा गया है लोहा में मध्य प्रदेश की क्या रैंक है, कोयले का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कोयले में क्या रैंक है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। फिर जनसंख्या का आकार, वृद्धि, साक्षरता, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर जनसंख्या में आपको ध्यान रखना है कि जो जनगणना 2011 है अभी भी वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इससे क्वेश्चन आपके आने की पॉसिबिलिटी क्या, हमेशा आप देखेंगे इससे क्वेश्चन बना ही है। अब नेक्स्ट यूनिट 3 की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था। तो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जो राजनीति है और अर्थव्यवस्था है, तो इसका दो पार्ट है यूनिट 3 के। पार्ट ए राजनीति या पॉलिटिक्स ऑफ मध्य प्रदेश, और फिर इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। तो पार्ट ए की बात करते हैं, तो पार्ट ए में राज्यपाल, गवर्नर, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय और लोकायुक्त हैं। इसके अलावा राज्य का सचिवालय, मुख्य सचिव, संभाग आयुक्त, पुलिस कमिश्नर, जिला प्रशासन, नगरीय स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं, और फिर कुछ आयोग हैं आपके, जैसे राज्य चुनाव आयोग, सूचना आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, पंचायत पैसा एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और मध्य प्रदेश का गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004। ये अभी नए सिलेबस में जोड़े गए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। और ये एमपीपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्जाम में 2019 तक सिलेबस में हुआ करते थे। ये जो एक्ट है आपके 1989 का एक्ट, तो इस पे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें जैसे राज्यपाल से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना होगा। अब हम पार्ट बी की बात करें, तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति मध्य प्रदेश में,
मध्य प्रदेश में औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास। तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक और आधारभूत ढांचे की संरचना किस तरीके की है, उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ। फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास की स्थिति, मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, कौशल विकास की स्थिति क्या है। सतत विकास लक्ष्य, इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना है। एसडीजी, इस पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी भी रही है और लास्ट ईयर्स में इस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या एसडीजी जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा व्यावसायिक सुगमता एवं बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में एमपी की क्या स्टेटस है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये करंट को भी कवर करता थी हमारी यूनिट 3। अब हम यूनिट 4 की बात करते हैं। तो यूनिट 4 में मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य को शामिल किया गया है। अब मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, कि मध्य प्रदेश की जनजातियां जो है इनका भौगोलिक विस्तार कैसा है, संवैधानिक प्रावधान किस तरीके के हैं, जनजातियां, पिछड़ी जनजातियां मध्य प्रदेश की, फिर जनजातीय कल्याण से संबंधित योजनाएं, जनजातीय संस्कृति परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान से संबंधित क्वेश्चंस। इसके अलावा प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। अब देखिए, अगर आप इस पूरी यूनिट को 10 क्वेश्चन में अगर डिवाइड करते हैं तो इस यूनिट का कुछ हिस्सा आपकी यूनिट 1 में भी है और यूनिट 4 में भी है। यानी यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक हम देखें कि एक जनजातियों से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन से हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है। मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति से क्वेश्चन लगातार आए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की जनजातियों के त्योहार, कला, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर मध्य प्रदेश के जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोग हैं, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जनजातीय समुदाय से जो नायक हैं जैसे भीमा नायक, खाज्या नायक, तो इन पर क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं कि किस क्षेत्र से किया, कहाँ से किया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जंगल सत्याग्रह, जैसे टुरिया जंगल सत्याग्रह में कौन था, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह में कौन था। तो ये इससे कनेक्ट होने वाले क्वेश्चंस हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। संग्रहालयों से क्वेश्चन आते हैं। योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी आपकी योजनाएं काम आती हैं और आपके जनजाति वाले सेक्शन में भी काम आती हैं। इसके बाद हम लास्ट यूनिट पर देखते हैं, यूनिट 5। यूनिट 5 अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है उससे संबंधित है, सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। तो जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स हैं वो शामिल की गई हैं, प्रमुख समसामयिक घटनाएं मध्य प्रदेश की, और जन कल्याणकारी योजनाएं। योजनाएं यहाँ भी हैं, जनजातियों वाली यूनिट में भी योजनाएं हैं। फिर चर्चित व्यक्तित्व एवं महत्वपूर्ण स्थान, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आधारभूत ज्ञान। तो ये आपका सूचना और प्रौद्योगिकी वाली यूनिट है जो आपकी यूनिट 5 के अंतर्गत है, और इसी में आपकी करंट अफेयर वाली यूनिट दोनों को मिलाकर यूनिट 5 बन जाती है। तो आपको इसको ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो एमपीपीएससी 2025 में एग्जाम होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के, या एमपीपीएससी जो और भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, उनमें यही सिलेबस होगा आपका और 5 यूनिट्स रहेंगी। इन पांचों यूनिट्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप एसएसएन क्लासेस के साथ भी जुड़ सकते हैं, और इससे संबंधित अगर आपकी कोई डाउट क्वेरी है सिलेबस को लेके या किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।